हेलो एवरीवन। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो टॉपिक है नॉमिनेशंस, आज हम वो करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली बात, नॉमिनेशंस क्या होता है? नॉमिनेशंस मींस नामांकन। कि पॉलिसी होल्डर के पास ये राइट है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक अपनी जो भी पॉलिसी का क्लेम को रिसीव करने के लिए अपॉइंट कर सकता है इन केस कि जो भी पॉलिसी होल्डर है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टाइम, ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी में एक नॉमिनेशन देता है। उसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, ठीक है, और पॉलिसी तो चल रही है और उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई तो उसने तो प्रीमियम पे कर रखा है, तो उस पॉलिसी का जो भी बेनिफिट है, वो जो क्लेम है, वो किसको मिलेगा? तो वो किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति का नामांकन कर सकता है कि जो भी पॉलिसी का बेनिफिट है उस व्यक्ति को मिले। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति जिसको वो नॉमिनेट करेगा उसको हम नॉमिनी बोलते हैं। ठीक है, तो नॉमिन जिस भी पर्सन का पॉलिसी होल्डर नॉमिनेशन करता है कि वो व्यक्ति मेरे पॉलिसी के बेनिफिट को रिसीव करेगा इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? हम नॉमिनी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो पॉलिसी होल्डर है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? उसके बाद ये बात आता है कि जो भी नॉमिनी होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं नामांकित। ठीक है, इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नामांकित कहा जाता है। तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है कि अगर देखो, अगर पॉलिसी होल्डर सरवाइव कर रहा है तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेच्योरिटी के टाइम पॉलिसी होल्डर को मिलेगी, फिर नॉमिनी का कोई यूज नहीं रहता है। नॉमिनी का क्या होता है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी होता है उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पॉलिसी होल्डर, उस केस में नॉमिनेशन का कोई रोल नहीं रह जाता है। और नॉमिनेशन किसके कौन गवर्न करता है, कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब बात ये आती है कि नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या है। तो जब भी प्रोसेस किसी भी व्यक्ति को, अब कोई भी पॉलिसी धारक है, पॉलिसी होल्डर है, उसको किसी को भी नॉमिनेट करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स, क्या क्या प्रोसेस रहेगी, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? तो पहला स्टेप होता है एट द टाइम, पहला मेथड है एट द टाइम ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव के समय। कि जिस वक्त पॉलिसी होल्डर अपनी डिटेल प्रपोजल फॉर्म भरता है, जिस टाइम उसने पॉलिसी ली, जिस टाइम वो पॉलिसी की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई कर रहा होता है, उसी टाइम वो प्रपोजल फॉर्म में नॉमिनी की डिटेल्स भर सकता है। वहां पर कॉलम होता है कि आप किसी को नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं, एंड अगर जो नॉमिनी है उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है पॉलिसी होल्डर के साथ, वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होती है। प्रोसेस जो भी एप्लीकेशन वाला इंश्योरेंस का प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉलिसी हो जाने के बाद, कि यदि कभी भी पॉलिसी होल्डर को या जीवन बीमा धारक को ऐसा कभी लगता है कि उसको बाद में लगता है कि हाँ भी मेरे को किसी को नॉमिनी अपॉइंट करना है, मुझे किसी व्यक्ति को नामांकित करना है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, या अगर उसने पहले भी मान लो किसी को किया हुआ है तो उसको चेंज भी कर सकता है। तो हैज द राइट टू अपॉइंट और चेंज द नॉमिनेशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ द पॉलिसी। चाहे पॉलिसी इशू हो चुकी है उसके बाद उसको अपॉइंट करने का भी राइट है और चेंज करने का भी राइट है। तो ऐसे केस में उसे क्या करना होता है? एक रिटर्न रिक्वेस्ट देनी होती है इंश्योरर को, जिसमें वो लिखता है कि हाँ भाई आई वांट टू चेंज माय नॉमिनी और आई वांट टू अपॉइंट माय नॉमिनी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इंश्योरर जो है वो जो भी पॉलिसी होल्डर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लेती है। द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ नॉमिनेशन। फीचर्स ऑफ नॉमिनेशन क्या है बच्चों? कि जो भी नामांकन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, पहला इसका फीचर है कि पॉलिसी होल्डर हैज राइट टू रिवोक और कैंसिल द नॉमिनेशन एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी। मतलब कि जो पॉलिसी धारक होता है उसके पास ये है, ऑप्शन होती है कि वह पॉलिसी धारक को पॉलिसी की अवधि में किसी भी समय नामांकन को रद्द करने का अधिकार है। अब नॉमिनी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और नॉमिनी कौन है? नॉमिनी वो है जिसको डेथ, पॉलिसी होल्डर का डेथ होने के बाद जो भी बेनिफिट है वो किसको मिलता है? नॉमिनी को मिलता है। ठीक है, जैसे कि लीगल ईयर्स ऑफ लाइफ एश्योर्ड को मिलता है। ठीक है ना, लीगल। अब यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली अगर वो किसी को भी नॉमिनेट नहीं करते हो आप बीइंग अ पॉलिसी होल्डर, तो डेथ बेनिफिट किसको मिलता है? लीगल ईयर्स को मिलता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। लेकिन अगर नॉमिनी
नॉमिनेट कर दिया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेनिफिट ना मिल करके किसको मिलता है, नॉमिनी को मिलता है। ठीक है, नॉमिनी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का कोई राइट नहीं रखता। ठीक है, अगर इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर्स दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो ऐसे केस में जो इंश्योर्ड है उसके पास राइट होता है नॉमिनेशन को, नॉमिनी को अपॉइंट करने का, पॉलिसी होल्डर के पास नहीं होता है। नेक्स्ट बात ये बता रखी है कि अगर असाइनमेंट के केस में जो नॉमिनेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ये पॉइंट मैंने कल जब आपको असाइनमेंट करवाया था मैंने तभी बता दिया था। अगर नॉमिनी जो है वो माइनर है तो उस केस में इंश्योर्ड हैज द राइट टू अपॉइंट अ गार्डियन। ठीक है ना, अगर नॉमिनी माइनर है तो उसके पास इंश्योर्ड को उसके नॉमिनी के लिए क्या करना होगा, गार्डियन अपॉइंट करना होगा। और गार्डियन क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को पूरा साइन करेगा और अपनी कंसेंट देगा कि हाँ भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज गार्डियन ऑफ दिस पर्टिकुलर माइनर, ठीक है, नॉमिनी। तो उसके बाद गार्डियन को भी चेंज किया जा सकता है एट एनी टाइम। और व्हेन द माइनर बिकम्स मेजर तो गार्डियन ऑटोमेटिकली अपना स्टेटस लूज कर देता है, बिकॉज माइनर नाउ इज मेजर एंड द पर्सन कैन हैंडल हिज नॉमिनेशन और जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन केस ऑफ फीमेल। द नेक्स्ट इज प्रोविजंस ऑफ सेक्शन provisions of nomination as per section 39 धारा 39 के तहत नामांकन के प्रावधान की प्रोविजन इसके क्या क्या है। तो पहला प्रोविजन देखो क्या है कि इंश्योर्ड कैन मेक नॉमिनेशन एट एनी टाइम बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और डेथ क्लेम एंड इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी ही हैज टू अपॉइंट अ गार्डियन टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑन द बिहाफ ऑफ नॉमिनी। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से अब क्योंकि लिखा है तो जस्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन अ सिंगल लाइन कि इंश्योर्ड के पास ये राइट है कि वो कभी भी पॉलिसी की मेच्योरिटी से पहले नॉमिनेशन बना सकता है या डेथ क्लेम से पहले नॉमिनेशन बना सकता है, नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है। और अगर वो किसी ऐसे नॉमिनी को अपॉइंट कर रहा है जो कि माइनर है तो उसके लिए उसको एक गार्डियन भी अपॉइंट करना होगा। क्लियर। द सेकंड पॉइंट, द नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल। द इंश्योर्ड विल मेक endorsement on the policy document and the insurer will register the same in his record। इसका मतलब क्या है कि जब नॉमिनी है उसको किस वक्त अपॉइंट किया जाता है, प्रपोजल के टाइम अपॉइंट किया जाता है, और जो इंश्योर्ड है तब वो क्या करेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एंडोर्स कर लेगा। ठीक है, और इंश्योरर क्या करेगा, इंश्योरर विल रजिस्टर द सेम इन हिज रिकॉर्ड्स, वो उसको अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर उसी वक्त करेगा। क्लियर। द नेक्स्ट इज इंश्योरर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, इंश्योरेंस कंपनी को भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इफ द नॉमिनेशन इज कैंसल्ड एंड चेंज्ड बाय एन एंडोर्समेंट और फर्दर एंडोर्समेंट और बाय विल। मींस अगर कुछ भी एंडोर्समेंट हुआ है, नॉमिनेशन में कोई भी चेंज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो बता रखा है कैंसिल किया, चेंज किया, एंडोर्स किया, कुछ भी किया, इफ देयर इज एनी चेंज इन नॉमिनेशन तो उसकी इंफॉर्मेशन इंश्योरर के पास होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज एक मिनट, हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज द इंश्योरर शेल फर्निश अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। अब जो भी है उसके लिए इंश्योरर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ भाई हमारे पास ये पर्सन जो है इसका नॉमिनेशन रजिस्टर हुआ है या कैंसिल हुआ है, जो भी मतलब जो भी चीज जो भी इसमें इंश्योर्ड ने इन्फॉर्म किया नॉमिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद इंश्योरर क्या करेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ भाई हमने अपने रिकॉर्ड्स में इसको अपडेट कर लिया है, लेकिन उसके लिए इंश्योरर एक फीस लेगा। ठीक है, दैट कैन नॉट exceed ₹1 for that. The nomination is automatically cancelled in case of transfer of assignment policy। जो nomination है assignment policy के केस में जब होता है, असाइनमेंट होता है, तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन केस द नॉमिनी or nominees die before the death of the insured, then the amount will be paid to the legal heirs or the legal representatives or to the होल्डर ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो जिसके पास भी सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा उसी को ही जो है डेथ क्लेम का बेनिफिट मिलेगा इस केस में कि यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमाकृत से पहले हो जाती है तब दावे की राशि का भुगतान वैधानिक उत्तराधिकारी अथवा वैधानिक प्रतिनिधि अथवा अनुक्रम पॉलिसी धारक को किया जाएगा।
ठीक है, आया इसका एग्जैक्ट हिंदी से समझ? इफ द नॉमिनी और नॉमिनी सर्वाइव देन द अमाउंट शैल बी पेएबल टू सर्वाइवर्स, ये तो हमें पता ही है। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 शैल नॉट अप्लाई। सेक्शन 39 कौन सा है बच्चों? ये जो भी हम रूल सारे के सारे नॉमिनेशन के पढ़ रहे हैं, ये कब नहीं अप्लाई होगा? इन केस जहां पर मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 के किसी क्लॉज के साथ अगर नॉमिनेशन का कुछ वो होता है क्लैश, तो उस केस में नॉमिनेशन के क्लॉज अप्लाई नहीं होंगे। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बच्चों क्या होता है? इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको पहले दिन से बता रही हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट है जो कि इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर पे करता है। किसको करता है? इंश्योरर को करता है। लमसम में भी कर सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है। क्यों करता है? इंश्योरेंस कवर लेने के लिए करता है। इंश्योरेंस प्रीमियम को हम हिंदी में बीमा प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम क्या है? एक मॉनेटरी वैल्यू है। एक जो भी इंश्योरर ने आपके एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए या उसकी ह्यूमन लाइफ के लिए जो रिस्क इंश्योरेंस कंपनी उठा रही है, तो उसका मॉनेटरी वैल्यू में जो कंपनसेशन आप लोग पे कर रहे हो, दैट इज प्रीमियम। सो प्रीमियम क्या है? इट इज कंसिडरेशन अगेंस्ट रिस्क अंडरटेकन बाय द इंश्योरर अंडर अ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि ये एक बीमाकर्ता के द्वारा एक विशेष अनुबंध द्वारा लिए गए जोखिम का प्रतिफल है। क्लियर? अब जो प्रीमियम है बच्चों, ठीक है, ये प्रीमियम कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम भी हो सकता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम भी हो सकता है, और राइडर प्रीमियम भी हो सकता है। रेगुलर होता है जो आप टाइमली मंथली जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट को क्लेम करने के लिए, तो जो भी पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है नॉर्मल बेसिक बेनिफिट्स के लिए, बेसिक बिल्कुल जो भी पॉलिसी है, तो उसमें क्या हो गया? रेगुलर प्रीमियम। अब उसमें एक होता है एक एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक होता है राइडर प्रीमियम। बच्चों एक्स्ट्रा प्रीमियम क्या होता है? कि आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो कि आपको जो रिस्क आपको एक्स्ट्रा कवर करवाना है देन दैट ऑफ एवरेज। उसमें क्या है कि कुछ भी आपका कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है, तो आपको आप कहते हो कि हमारे किसी की एज, किसी की फैमिली हिस्ट्री, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना, किसी की हेल्थ, तो उसकी वजह से अब किसी की एडवर्स फैमिली हिस्ट्री है, जैसे एक पर्सन का पता है कि हाँ भी इनकी फैमिली में तो डायबिटीज बहुत इतनी कम उम्र में सबको हो जाती है, तो ऐसे केस में जब आप वो सारी अपनी डिटेल्स दोगे तो यहाँ पर आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई बनेगा। तो इट मीन्स यू विल बी पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम देन दैट ऑफ द अदर पर्संस। नेक्स्ट इज राइडर प्रीमियम। राइडर क्या होता है? राइडर इज यू आर अटैचिंग सम बेनिफिट विद योर पॉलिसी, ठीक है। तो अगर आप कुछ बेनिफिट अटैच कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रीमियम भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो दैट इज नोन एज राइडर प्रीमियम। तो राइडर प्रीमियम क्या है? ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं दैट आर गिवन टू द इंश्योरर by the insurer to the policy holder and are known as riders, ठीक है। राइडर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? पार्शियल और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में हो सकते हैं, फुल और कंप्लीट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में हो सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स हो सकते हैं, या फैमिली इनकम बेनिफिट्स हो सकते हैं। कि इसमें बेसिकली आप क्या करते हो? एक पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा फीचर अटैच करवा लेते हो और उस एक्स्ट्रा फीचर के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, सिंपल। बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से करा सकते हो, उसमें पॉलिसी में इनबिल्ट राइडर्स होंगे या ऑप्शनल राइडर्स होंगे, इवन ओनली इन दैट केस यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी और मोड और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ प्रीमियम। तो जो हम पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम पे करना होता है बच्चों, पहली बात फ्रीक्वेंसी मतलब कितना जल्दी पे करना होता है। तो जो प्रीमियम है वो फ्रीक्वेंसी में हम इसको बोल सकते हैं प्रीमियम के भुगतान की विधि और बारंबारता। तो बारंबारता में हम इसको ईयरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली और मंथली, डिपेंडिंग अपॉन जब आप पॉलिसी बाय करते हो तभी आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपके प्रीमियम की पॉलिसी की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ठीक है। तो अगर जो प्रीमियम है, एक पर्सन ने अगर मंथली ऑप्ट किया तो उसको हर बार मंथली पे करना है, ईयरली ऑप्ट किया तो उसको ईयरली पे करना है। लेकिन इसमें ग्रेस पीरियड का भी ऑप्शन होता है बच्चों। ग्रेस पीरियड क्या होता है? वो 1 मंथ का होता है, बट वो 1 मंथ क्या होता है? मतलब नॉट 30 डेज, कि अगर आपने क्वार्टरली प्रीमियम पे करना था और इस क्वार्टर की ड्यू डेट चलेगी तो आप 30 दिन तक आपकी पॉलिसी लैप नहीं होगी। 30 दिन मैक्सिमम, मान लो आपका क्वार्टर एंड हुआ अप्रैल मई जून में क्वार्टर एंड हुआ, तो आपने जून में इसका प्रीमियम पे करना था, लेकिन आप अगर पूरा मान लो कि 1 महीना लगा लो, पूरा जुलाई का पे नहीं करते हो तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। बट ये 30 डेज का जो ग्रेस पीरियड है ये सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आप प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे करते हो। लेकिन अगर आप प्रीमियम मंथली पे करते हो तो आपका जो ग्रेस पीरियड है वो 15 डेज में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है विद इन दिस पीरियड, ग्रेस पीरियड में,
है, अगर उसकी डेथ होती है तो उसका जो लाइफ इंश्योर्ड है, जो भी कवर्ड है, जितना भी पैसा है, सम एश्योर्ड विल रिमेन सेम, देयर वुड बी नो चेंज। रही बात मोड ऑफ पेमेंट में है कि जो प्रीमियम की पेमेंट है 20,000 कैश में की जा सकती है, उससे ज्यादा की कोई भी पेमेंट होगी दैट नीड्स टू बी डन थ्रू चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ईसीएस। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट। अब इसके प्रोविजंस है दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल टेक केयर।